नमस्कार। मार्केट क्यों गिर रहा है आज? एक्चुअली हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे लाइव सेशन में, मराठी संकेत पे हमने परसों लाइव किया था। वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट कहां तक नीचे आ सकता है। 25,400 की पहली लेवल हमने वहां पे डिस्कस करी थी, जहां पे आज भी मार्केट ने आके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लिया है। बट उसी लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट एग्रेसिवली नीचे आ सकता है, उसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी। ऑलरेडी मार्केट ने लेवल्स वो तोड़ दिए हैं, मार्केट सीधा नीचे आ रहा है, उसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये सब होने के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि इजराइल की वॉर ऑलरेडी चल रही है। वहां पे 250 प्लस मिसाइल्स दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने बोल दिया है कि हम इसका बदला 100% लेंगे, मतलब लेंगे, हम एग्रेसिवली इसका बदला लेंगे। आपको पता है हर बार इजराइल का एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि एक एजेंडा होता है। पहले दूसरों को प्रोवोक करना, उनको बोलना कि तुम क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। पहले उसको फ्री हिट मारने के लिए सिंपल बॉल दे देना, जब वो सिक्सर मार देना फिर अपना मेन जो आइडिया है, मेन जो ताकत है वो दिखा देना। ये सेम इजराइल का हर बार का है, पर इस बार मुझे लगता है इजराइल कुछ बड़ा कर सकता है। अमेरिका भी इसके बीच में आ चुका था, बट मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। आपको पता है इजराइल को छोड़ के इसके पहले सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर युद्ध हुआ था वो था रशिया और यूक्रेन का। रशिया यूक्रेन के बीच में हम जाएंगे, इतना बड़ा ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी, बट किया कुछ भी नहीं। सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट किया, थोड़ा पैसा दिया, थोड़े हथियार दिए, बट वो तो वसूल वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उनकी कंट्री में सबसे ज़्यादा हथियार बनाए जाते हैं, जो कि वो सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज को भी। वहां से ना एक चीज आपको समझ में आ जाती है कि वो मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, और इसके पीछे एक बड़ी लॉबी हो सकती है, ये भी हम बोल सकते हैं। और जब इजराइल का ये वॉर बढ़ता जा रहा है, वहां पे क्रूड ऑयल ब्लास्ट हो रहा है, सीधा $75 पे क्रूड की प्राइसेस पहुंच गई है। अब इसका मतलब यह है कि जैसे ही क्रूड भड़केगा उसका निगेटिव इंपैक्ट कुछ स्टॉक पे आ सकता है। आपको लग रहा होगा कि पेट्रोकेमिकल स्टॉक पे आ सकता है, नहीं, और ऐसे स्टॉक है जिसके ऊपर मेजर इंपैक्ट आ सकता है, जिसके बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया है। जैसे कि एशियन पेंट हो सकता है, बर्जर पेंट हो सकता है, इनके ऊपर मेजर इशू हो सकता है। नेरोलैक तो इसमें है ही है, बट एक कंपनी है बिरला साहब की, कौन सी है वो एक बार मुझे बता देना, जो लिस्टेड है, उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। बट वो जो कंपनी है ना, सिर्फ पेंट का काम नहीं करती, उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और पेंट में वो नए आ चुका है, इसीलिए वहां पे मेजर कोई नुकसान होगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। उसके साथ साथ ओएमसीज, रिलायंस है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनमें भी इश्यूज आएंगे। मतलब ऑलमोस्ट अभी जो पेंट कंपनीज हमने देखे ना, वो 6% के आसपास ऑलरेडी टूट चुकी है, 6, 7, 8% के आसपास। बट जो हम ओएमसीज की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी 3 से लेके 6% तक वो भी टूट चुके हैं। 2 दिन से चाइना का स्टिमुलस पैकेज जो भी आया है ना, उससे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आ चुका है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया से सेलिंग हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं इंडिया को और चाइना को कंपेयर किया जाता है। अब इससे आगे वाली चीज मैं आपको बताते हैं कि दोनों भी कंट्री बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। दोनों कंट्रीज का काम करने का ढंग, तरीका, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। फिर भी इंडिया में नहीं तो चाइना में, दोनों में से एक जगह इन्वेस्ट करना, ये सोच बहुत नेक्स्ट लेवल है बाहर के एफआईआईज के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, हाउसिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा रहा है, चाइना में एग्रेसिवली फोर्स किया जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने में, अनएम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए चाइना प्लान कर रहा है, इसीलिए चाइना में बाइंग आ रहा है। बट एशियन कंट्रीज, जापान में प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है, कोरिया में प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम इन द सेंस स्टॉक मार्केट डाउन नजर आ रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक मार्केट टूटा है वो अप्रोक्सीमेटली 2-3% ही टूटा है इंडिया का स्टॉक मार्केट। फिर भी मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ आगे जाके कुछ चीजें। इसके पहले आप समझ लो, 3 दिन में एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का माल बेच दिया है। अब इंडिया में 17,000 करोड़ इन्होंने बेच दिया है, इसका मतलब सिंपल है, इंडियन मार्केट डाउन आ रहा है। तो इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है रॉकेट साइंस। इंडिया का मार्केट डाउन जा रहा है और चाइना का अप जा रहा है। ये मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, मार्केट डाउन होगा, चाइनीज मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जाएगा, और इंडियन मार्केट भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर भी चाइनीज मार्केट तो एग्रेसिवली ऊपर जाना चालू ही रखेगा, क्योंकि चाइनीज मार्केट में बहुत ज्यादा अभी फिलहाल दम है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। समझो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यहाँ से मेरा पैसा यहाँ तक बढ़ चुका है। अब इतना ज्यादा बढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक सोच आ रही है कि भाई साहब निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक बहुत तगड़े रिटर्न है। अब रिटर्न तो मैंने कमा लिया, समझो मैंने बेच दिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, अरे यार फिर मैंने तो बेच दिया, पैसा ही ऐसा ही पड़ा है, इसके बावजूद अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता वैसे ही रहता तो अच्छी खासी ग्रोथ और हो जाती। हाँ, गिर जाता तो बढ़िया है, मैंने सेल करके निकल गया,
बट निकल के पैसा करोगे क्या, ऐसे लिक्विड में रखोगे, जो टाइम पीरियड है फिर से आपका बर्बादी होने वाला है। सो बेटर वे ये है कि यहां से मैं पैसा निकाल लेता हूं, एक सस्ता ऑप्शन मुझे मिल रहा है, मैं वहां पे शिफ्ट कर लेता हूं। मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, समझो मुझे लगता है कि टाटा मोटर बहुत ज्यादा सस्ता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ज्यादा महंगा है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं। समझो मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा महंगा है, टाटा मोटर सस्ता है, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में पैसा डबल कर दिया है। अब समझो मार्केट गिरने वाला है, कोई क्राइसिस आने वाले हैं, मेरे पास ऑलरेडी टाटा मोटर नाम का सस्ता शेयर है, भले ही मार्केट गिरे तब महिंद्रा एंड महिंद्रा 50% नीचे आ सकता है, बट टाटा मोटर 50% नीचे नहीं जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो फंडामेंटल्स है वो 50% क्रैश होने नहीं देगा, बिकॉज वो ऑलरेडी सस्ता है, इसका पी रेशो बहुत ज्यादा कंट्रोल में, इसका पी रेशो बहुत ज्यादा महंगा है, वो एडजस्ट होगा, ये भी एडजस्ट होगा, बट ये बहुत ज्यादा नीचे आएगा, ये बहुत कम नीचे आएगा। सो मैं क्या करूंगा कि यहां से पैसा डबल होने के बाद निकालूंगा, यहां पे रख दूंगा, ताकि यहां जो ग्रोथ होने वाली है मोर देन महिंद्रा एंड महिंद्रा हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इतना समझ में आने के बाद चाइनीज मार्केट बहुत ज्यादा सस्ता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्यों सस्ता है, कैसा है, अब उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। दैट्स वाई इंडिया का पैसा चाइना में जाके इन्वेस्ट हो रहा है, और इसीलिए 14% की रैली उनके इंडेक्स में आती हुई हमें नजर आ गई है। डाबर जैसा स्टॉक सीधा एक दिन के अंदर आज 8% से ज्यादा गिर चुका है, ऑलमोस्ट 10% की गिरावट है उसमें, 10 दिनों में 16% से ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है। फिलहाल हम बात करते हैं एफएनओ के बारे में, जहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि एफएनओ में मेजर इशू चल रहा है। क्या चल रहा है कि रोज नए कानून आ रहे हैं, सेबी के नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, नई नई बातें बोली जा रही है, दैट्स व्हाई एफएनओ में एक मेजर प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। और अगर वहां पे वॉल्यूम ड्राई हो जाएंगे तो फिर मार्केट में वॉल्यूम क्रंच आ जाएगा, और ये सारे कारण यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, और यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम में, सो दैट स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं सिंपल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ 400 के आसपास। सो हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल ब्रेक होते ही थोड़ा प्रेशर मार्केट में हेवीली आ सकता है, और जिस तरीके से इसने ब्रेक किया है खराब चीज है, इतना ज्यादा हेवी ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। अब मार्केट कहां पे जा सकता है, इजीली मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, मिनिमम इजीली, मतलब ये लेवल ये टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद अगर मार्केट यहां तक भी आए तो मुझे कोई इतना ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि रीजन मैं बता देता हूं। यहां से अगर आप सीधा मार्केट को देखो ना तो बहुत तगड़ी ग्रोथ आ चुकी है, अब इस तगड़ी ग्रोथ के बाद एक माइनर पुल बैक आना तो लाजमी है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हम एक पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज हेड एंड शोल्डर। अब ये जो पैटर्न बन रहा है समझ लेना, यहां से फिर थोड़ा नीचे आके ये ऊपर जाने की कोशिश करके अगर ऐसे नीचे आता है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात और डरावनी बात मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। आज तक जो मार्केट गिरा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रैश आ चुका है, तो आपका ये वहम है। रीज़न बिहाइंड दैट कि ऑलमोस्ट 4% के आसपास मार्केट नीचे है, 4% से थोड़ा कम ही आप बोल सकते हो, फिर भी चलो और ज़्यादा नीचे आए तो 8-9% नीचे आएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। अब इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद एक माइनर करेक्शन आए, उसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो मार्केट है आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे लेना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई सेक्टर है जो बहुत अच्छे से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मेटल की। बार बार मैंने आपसे बोला था कि मेटल में स्ट्रॉन्गनेस है। यहाँ पे देखो सिर्फ 0.5% की गिरावट है, बट उसे कंपेयर करो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.5% की गिरावट है, कंजम्पशन में 2% की गिरावट है, कमोडिटीज में 1.77% की गिरावट है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था फार्मा। बहुत बारी बोल चुका हूं मैं आपको, फार्मा में बहुत ज्यादा दम है, जो कि 0.5% की गिरावट, एकदम थोड़ा नीचे आया है, बट बाकी सारे स्टॉक 2%, 2.5%, 1.5%, इवन रियलिटी 4.5% गिर चुका है। अब इतना ज्यादा गिरने के बाद उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। थोड़ा रुक के, थोड़ा बॉटम पकड़ के, थोड़ा बेस बनने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं उसमें आगे फर्दर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अभी अगर आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हमारी कोई मदद चाहिए, तो डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल करो। एसआईपी शुरू करने का सबसे बढ़िया मौका है। अब 5 स्टेप इन्वेस्टिंग का सबसे तगड़ा मौका है। स्टॉक में उतरने के लिए सबसे ज्यादा मजा अभी आने वाला है, सो उसका फायदा उठाओ। धीरे धीरे धीरे
टॉप अप करना शुरू करो। अब पैसा पोर करने का मौका है। अब यहां से आगे मार्केट खत्म, टाटा बाय बाय, गिरता रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। चाइना में एक सर्टन लिमिट तक ही पैसा जाएगा, उससे बियॉन्ड पैसा चाइना में नहीं जा सकता। उसके आगे क्यों नहीं जाएगा? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि चाइना में इतना भी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। एक सर्टन लेवल तक, मैंने बार बार एक चीज रिपीट करी है, चाइना अंडर वैल्यूड है। मतलब रेगुलर उसका जो डिजर्विंग वैल्यूएशन आना चाहिए वो आ सकता है, और वो बहुत जल्दी आएगा जिस तरीके से उनका मार्केट ग्रो कर रहा है। बट एक लेवल पे आने के बाद ये फेयर वैल्यूएशन हो जाएगा। यहां से बढ़ना मतलब ओवर वैल्यूड होना। आई डोंट थिंक सो कि एफआईआई चाइना को ओवर वैल्यूड होता हुआ देख पाए या वो देखना चाहते हैं। सो 100% अदर कंट्रीज वाले लाइक यूएस वाले वगैरह चाइना को ओवर वैल्यूड होता हुआ या बहुत बढ़िया ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते। वो लोग सिर्फ इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे एक मौका है, वो मजे लेंगे, बाद में बाहर निकल जाएंगे। जब भी चाइना से प्रॉफिट मिलेगा बुक करेंगे, फिर इंडिया उनको अंडर वैल्यूड या फेयर वैल्यूएशन पे मिलेगा, फिर यहाँ पे एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में यूएस में इलेक्शन है, उसके साथ साथ इंडिया के रेट कट के चांसेस है, उसके साथ साथ यूएस का और एक रेट कट का चांस है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मार्केट फिर से एक बार रैली देना शुरू कर सकता है। अब सिर्फ डरा रहा है कि भाई साहब मैं नीचे आ रहा हूं, तुम शॉर्ट करो। अगर करोगे तो फंस सकते हो। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट ऑलवेज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, वो अप एंड डाउन होगा, बट जैसे नीचे आता है वैसे ऊपर भी जाने की कोशिश मार्केट ऑलवेज करता है, और मैक्सिमम मार्केट अप ट्रेंड पे रहने की ही कोशिश करेगा, बिकॉज फंडामेंटली सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी कोई भी हेल्प चाहिए इस नंबर पे कॉल कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।